नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई कहानी में। क्राइम की कहानी लेकर आता हूं मैं आपके लिए। और आप काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा ब्रेक लग गया था बीच में किसी कारणवश से, इस वजह से मैं आपके लिए नई कहानी नहीं लेकर आ पाया। लेकिन आज से शुरुआत करते हैं फिर एक कहानियों का सिलसिला। और शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में एक इलाका होता है सीमापुरी। सीमापुरी में एक स्कूल होता है, उसका मालिक होता है गो कन्वेंस स्कूल होती है, उसका मालिक होता है संजीव शर्मा। संजीव शर्मा के स्कूल उस इलाके में, सीमापुरा इलाके में मौजूद था, और वहाँ पे आसपास के इलाके के बच्चे पढ़ा करते थे और कई गार्ड भी वहाँ पे काम किया करते थे। तभी उसके पड़ोस में, स्कूल के पड़ोस में एक पड़ोसी रहा करता था, उसका फ़ोन संजीव शर्मा के पास जाता है और संजीव शर्मा को बताया जाता है कि आपकी स्कूल का गेट खुला हुआ है स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी, लेकिन आपका गार्ड भी कहीं नजर नहीं आया। गार्ड का नाम था देवीलाल, सॉरी, देवीलाल गार्ड का नाम था। और उस गार्ड की भी हलचल कहीं नजर नहीं आ रही। काफी आवाज लगाने के बाद भी गार्ड की कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। जब संजीव शर्मा इस बात को सुनता है तो वो गाड़ी लेकर के तुरंत अपनी स्कूल की तरफ आता है और आकर के देखता है। जो गार्ड रूम की तलाशी ली जाती तो गार्ड रूम में जो गार्ड था देवीलाल, उसकी लाश पड़ी हुई है। उसकी लाश जैसे ही वो देखता है तो वो चौंक जाता है और तुरंत ही पुलिस को फोन करता है। और पुलिस को फोन करके सूचना दी जाती है कि हमारे स्कूल का जो गार्ड है उसकी किसी ने हत्या कर दी है, आप जल्दी से जल्दी मौका स्थल पे आइए। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो सीमापुरी पुलिस जो थाना होता है उसमें से एसआई और अपनी टीम को लेकर के मौके मुआयने पे पहुंचते हैं, घटनास्थल पे पहुंचते हैं। और घटनास्थल पर आकर देखते हैं कि जो गार्ड रूम है उसकी जो फोल्डिंग बेड होता है उस पे जो गार्ड था देवीलाल, उसकी लाश पड़ी हुई है और उसके सर पे किसी ने भारी चीज से वार करके उसको मार दिया है। उसकी कलाइयों में दोनों में कट के निशान लगे हुए थे। और जब ये सूचना आसपास के लोगों को पता लगती है तो आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है वहां पे। बात कर लेता है तो सीमापुरी पुलिस के जो एसएचओ होते हैं गौतम कुमार, उनको सूचना दी जाती है। और पुलिस एस जो इंस्पेक्टर होते हैं वो भी मौका स्थल पे पहुंचते हैं। और प्रथम दृष्टया से ये लगता है कि जो हत्यारा था वो कोई जानकारी था। और वो वहां आकर के उसके साथ पहले तो देवीलाल के साथ शराब पीता है। शराब पीने के बाद में मौका मिलते ही उस पर किसी भारी चीज से उसके सर पे वार करता है, फिर उसके हाथों की कलाई आकार देता है। क्योंकि वहां पे जो देखने को मिलता है कि दोनों अलमारी जो कमरे की खुली हुई थी उनका सामान बिखरा हुआ था और एक शराब की बोतल भी मिलती है, जो दो गिलास भी रखे हुए थे, बचा हुआ खाना भी मिलता है। ये सारी स्थिति ये साफ जाहिर करती है कि कोई आदमी देवीलाल का जानकार ही था, जिसने बैठ करके शराब पी और उसके बाद मौका मिलते ही उसकी हत्या कर दी और फिर लूटपाट की और वो यहाँ से फरार हो गया। अब पुलिस को ये सारी घटना मालूम लग जाती। अब पुलिस स्कूल का जो मालिक है उससे पूछताछ करती है। मालिक वो बताता है कि जो देवी लाल था वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और वो 2 साल से करीब उनकी स्कूल में काम कर रहा था और रात के समय में ड्यूटी किया करता था। उसके साथ कौन मिलने आता था कौन नहीं मिलने आता था वो इस बात से अनजान बताता है अपने आप को। और पुलिस को यह मालूम लगता है कि जो देवीलाल था जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, वो स्कूल में रात में को गार्ड की ड्यूटी किया करती थी और वहीं स्कूल वालों ने ही उसको रहने के लिए एक कमरा दिया हुआ था और करीब 2 साल से वो काम कर रहा था। अब पुलिस सारी बात की जांच पड़ताल करने के बाद मौके पे अपनी टीम बुलाती है, जहां से उसकी शराब की बोतलें और गिलासों से फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और उसकी जो बॉडी होती है उसको हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और संजय शर्मा जो स्कूल मालिक था उसकी शिकायत पे हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है, हत्या का, लूटपाट का। और पुलिस तहकीकात करने के लिए अपनी एक स्पेशल टीम नियुक्त करती है और स्पेशल टीम इस मामले की जांच करती है। कि स्पेशल टीम जांच के लिए गठित कर दी जाती है और एसीपी के नेतृत्व में यह टीम गठित की जाती है। उसके बाद पुलिस इसकी विस्तार से जानकारी हासिल करती है कि देवीलाल आखिर कौन था, कहाँ से आया था, उसको ये जो स्कूल का मालिक है, जो प्रिंसिपल है संजीव शर्मा, वो किस तरह से जानते हैं। और संजीव शर्मा से एक लंबी बातचीत का दौर किया जाता है, जिसमें पता लगता है कि करीब 20 साल से वो एक दिल्ली में ही किसी कंपनी में काम किया करता था। उसके बच्चे जम्मू कश्मीर के गुडियाल गांव में रहते हैं और वो यहीं से अपने बच्चों को खर्चा उर्चा भेजा करता था। और आसपास किसी जानकार से उसकी बारे में पता करने के बाद उसको करीब 2 साल से ड्यूटी हुई करते हुए स्कूल में हो गए थे और लगातार वो ड्यूटी कर रहा था। पुलिस आकर के स्कूल के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है और जानकारी जुटाने का प्रयास करती है कि आखिर इनसे मिलने कौन आया था देवीलाल से। और जब पुलिस उसके सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तो पुलिस को उसमें भी कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे जो थे वो स्कूल में दिन में ही चला करते थे, रात्रि को वो बंद रहा करते थे। जैसे ही स्कूल बंद किया जाता था छुट्टी होने के बाद में, तो
उस कैमरों को भी बंद कर दिया जाता था। अब पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि देवीलाल की हत्या किसने की। उसके बाद पुलिस देवीलाल की कॉल डिटेल निकालने का निर्णय करती है, कॉल डिटेल निकलवाती है। देवीलाल की कॉल डिटेल जैसे ही निकलवाती है तो उसकी पुलिस की नज़र एक नंबर पर पड़ती है जो आखिरी बार कॉल किया गया था। उस नंबर से पूरी डाटा निकलवाया जाता है तो उस पर अक्सर देवीलाल की बातें हुआ करती थी और उससे 2 दिन पहले भी उसकी लोकेशन उसी जगह की थी जहां घटना घटी थी। अब पुलिस उस नंबर की जांच करती है तो वो पड़ोस में सीमापुर में रहने वाली एक महिला का होता है और उस महिला का नाम होता है। उसके बाद पुलिस अंजलि जो होती है, जिसका नंबर होता है वो अंजलि होती है। अंजलि की तलाश में पुलिस उसके घर छापा मारती है तो पुलिस को अंजलि मिल जाती है और अंजलि के फ़ोन डिटेल भी निकलवाई जाती है तो उसमें एक और नंबर मिलता है और उस नंबर की लोकेशन भी घटनास्थल की ही होती है। तो पुलिस को अब लगने लगता है कि इस कॉल डिटेल से उनको अहम सुराग मिल सकते हैं और फिर पुलिस जो उससे पूछताछ करने के लिए उनको थाने लेके आती है और थाने में उससे सख्ताई से पूछताछ करी जाती है। और जब पुलिस को पता लगता है कि और पुलिस पूछताछ में पहला सवाल करती है अंजलि से, कहती है कि आप देवीलाल को कैसे जानती है। तो वो पुलिस को बताती है कि मैं देवीलाल से इतना पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है इसलिए मुझे आना जाना रहता है तो कभी कभार उससे मेरी बातें हो जाती है। लेकिन पुलिस को ये तो पता था कि वो झूठ बोल रही, क्योंकि कॉल डिटेल में पुलिस ने उसके मोबाइल को ट्रेस किया था जिससे कई बार बातें हो चुकी थी। लेकिन पुलिस जब सख्ताई से पूछताछ करती है तो वो बताती है कि तुम जिस दिन देवीलाल की हत्या हुई उस दिन आप उसके पास थी, 10:30 बजे आप उसके साथ क्या कर रही थी, उसके कमरे में किस लिए गई थी। है तो वो घबरा जाती, छोड़ बाद पुलिस सख्ताई से पूछताछ करती है तो वो घबरा जाती है। वो कहती है कि हाँ मेरी मुलाकात उनसे होती थी, अक्सर मैं उनसे फ़ोन पे बातें भी किया करती थी। जब पुलिस पूछती है कि तुमने उनका मर्डर क्यों किया तो पुलिस के सामने एक अलग ही स्टोरी खुल के आती है। पुलिस को पता लगता है कि जो अंजलि नाम की लड़की औरत होती है उसका एक और प्रेमी होता है जिसका नाम शेरू होता है और उसके साथ मिलकर के उसने उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने उसकी हत्या क्यों की, तो पुलिस के सामने ये कहानी इस प्रकार से खुली। देवीलाल से उसके संपर्क काफ़ी दिनों से है। देवीलाल 20 साल से ही दिल्ली में काम कर रहा था। देवीलाल की उम्र 41 वर्ष की थी और वो दिन में एक ट्रेवल एजेंसी में गार्ड की ही काम किया करता था और उससे उसका खर्चा नहीं चलता था, इसी से वो परेशान रहता था। इसके चलते वो संजीव शर्मा से मिलता है जो स्कूल के मालिक होते हैं और स्कूल के मालिक ने उनकी मदद करने के बहाने या मदद करने की चाहते उसके लिए रात की नौकरी का प्रबंध कर दिया था और उसको अपने स्कूल में ही एक फ्री कमरा दे दिया था रहने के लिए, और जिससे वो गार्ड की नौकरी भी किया करता था और उसी स्कूल में रहा करता था। अब उसकी दोनों नौकरियों से उसकी इनकम होने लगी और उसने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए। पैसे इकट्ठे होने के बाद में वो अपने अंडरवियर में एक जेब बना रखी थी, उसी में वो पैसे रखता था। और उसकी पत्नी जो प्रमिला जम्मू कश्मीर में रहा करती थी, उनसे मिलना उसका कभी कभार ही होता था, साल में एक बार ही जाया करता था। घर परिवार से दूर रहने के कारण वो बाजारू औरतों के संपर्क में आ गया था और जिससे वो कई औरतों के संपर्क में था। इधर अंजलि थी, जो अंजलि की शादी 8 साल पहले सुरेंद्र से हुई थी और सुरेंद्र के साथ वो खुश रहा करती थी। लेकिन अचानक ही कुछ साल बाद में सुरेंद्र को एक बीमारी हो जाती है, बीमारी का इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। और अंजलि उस टाइम में इतनी पैसे वाले नहीं थी, जो पैसे जुड़े थे वो सुरेंद्र के इलाज में लग जाते हैं और वो कुछ ही सालों में एक विधवा की जिंदगी जी रही होती है। उसका हाथ तंग रहता है, वो पैसों के लिए परेशान रहती है और इधर उधर से अपने पैसों का जुगाड़ करती है। उसी दौरान उसकी शादी के कुछ साल बाद में उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम कपिल था और वो कपिल को संजीव शर्मा की गो कन्वेंस स्कूल में पढ़ाया करती थी। और उसी दौरान उसकी उस गार्ड से मुलाकात हो जाती है जिसका नाम देवीलाल होता है। मुलाकातों का सिलसिला आगे धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अंजलि अक्सर अपने बच्चे को लेने स्कूल में आती थी और लोगों की तरह और औरतों की तरह वो भी गेट पे खड़ी होकर अपने बच्चे का इंतजार किया करती थी कि उसका बच्चा जब आएगा तो उसको घर लेके जाएगी। और जो वो इंतजार की घड़ियां होती थी उसी में वो देवीलाल के संपर्क में आई। देवीलाल भी गार्ड तो गेट पे ही ड्यूटी दिया करता था और अंजलि अक्सर उस गेट पे खड़ी होकर अपने बच्चे का इंतजार किया करता। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे, धीरे धीरे उनकी बातचीत दोस्ती में बदलने लगी और उसके बाद एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए उन्होंने। और उसके बाद अंजलि को जो भी कोई परेशानी होती थी तो उस गार्ड को बताती थी और गार्ड उसकी हेल्प किया करता था, पैसे से भी उसकी हेल्प किया करता था, क्योंकि उसके पास अब थोड़ा सा इनकम का स्रोत बढ़ जाने के कारण देवीलाल के पास पैसों की काफ़ी मात्रा थी और पैसों को इकट्ठा करके रखा था
और जब भी अंजलि को कभी कोई जरूरत पड़ती तो वो पैसों से उसकी मदद कर दिया करता था। इसी पैसों की मदद की वजह से वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए और एक दूसरे के मोबाइल एक्सचेंज करने के बाद वो काफ़ी लंबी लंबी बातें किया करते थे और अंजलि भी अक्सर उससे कुछ ना कुछ बना के अपने घर से भिजवाया करती थी और इस तरह से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। अब देवीलाल को यह लगने लगा कि अंजलि अब पूरी तरह उसके प्यार में पागल हो चुकी है, तो उसने एक दिन फ़ोन किया और अंजलि को रात को अपने कमरे पे बुलाया। जैसे ही अंजलि वहाँ पहुंची तो देवीलाल गार्ड ने वहाँ शराब की बोतल रखी हुई थी जो महंगी शराब थी और अंजलि को भी शराब पीना उसने सिखा दिया। उसके बाद दोनों ही अपनी काम इच्छाओं को पूरा करते और दोनों अक्सर मिलने लगे। अब उनके मिलने जुलने का जो क्रम था वो बढ़ता ही चला गया और धीरे धीरे ये बातें आसपास के लोगों को पता लगने लगी कि देवीलाल और जो अंजलि है उन दोनों के आपसी रिश्ते हैं, गैर रिश्ते हैं और इसी रिश्तों को अंजाम देने के लिए अक्सर वो मिला करते हैं। लेकिन इस बात से उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसका पति एक्सपायर हो चुका था और देवीलाल का कोई यहाँ दिल्ली में रहता नहीं था और इस वजह से वो बेखौफ एक दूसरे से मिला करते थे। इधर अंजलि का एक और प्रेमी था जिसका नाम शेरू उर्फ साजिद था। साजिद भी अंजलि से अक्सर मिलने आया करता था और कई दिनों तक उसके घर पर रुक जाया करता था। साजिद उसके रिश्ते में लगने वाला रहता था और इसकी वजह से वो उसको आने जाने में कोई रोक टोक भी नहीं थी और अक्सर वो उसके घर आया करता था। और धीरे धीरे लोगों से जब ये बातें पता लगती है साजिद को या शेरू को कि अंजलि का एक रिश्ता देवीलाल से है तो वो उसका विरोध करता है और विरोध करने के बावजूद अंजलि उसको समझाती है कि उसके ऊपर उसको पैसों की जरूरत होती है, उसकी मदद के लिए वो उससे मिलती है और इसी वजह से उससे दोस्ती बरकरार रखना चाहती है। लेकिन साजिद इस बात से इनकार करता है। वो कहता है कि आप उससे संपर्क तोड़ लीजिए और मैं आपकी पैसों की जरूरतों को पूरा करूंगा। और इसके बाद साजिद फिर वापस अपने गांव चला जाता है और फिर वो दोबारा आता है तो फिर इस तरह की ही बातें होती है। लेकिन अंजलि है जो देवीलाल से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहती और उन बातों का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब उसके बार बार विरोध करने पर अंजलि के दिमाग में एक साजिश जन्म लेती है। वो सोचती है क्यों ना देवीलाल के सारे पैसे अपने अंडर में कर लिए जाए और साजिद को वो बताती है कि देवीलाल के पास बहुत सारा पैसा है, अगर तुम उसको रास्ते से हटा दो या उसके पैसे चुरा लो तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इधर साजिद की इनोवा भी काफ़ी दिनों से खराब पड़ी थी, उसके पास भी इनकम का कोई स्रोत नहीं था और देवीलाल से वो इसलिए भी घृणा करता था कि अंजलि अक्सर उससे मिला करती थी। अब वो जैसे ही उसके बारे में सुनता है तो उसके वो प्लान में शामिल हो जाता है और उसको हाँ कर देता है कि हम उसको अपने रास्ते से हटा देंगे और उसके पैसे हम अपने पास चुरा लाएंगे। उसके बाद जो साजिद था वो आ जाता है अंजलि के पास और अंजलि के साथ रहने लगता है और जैसे ही उनका प्लान जैसे बनता है, दोनों प्लान बनाते हैं कि मैं उससे मिलने जाऊंगी और किसी बहाने से मैं स्कूल से उसको बाहर भेजूंगी देवीलाल को, तो तुम आकर के उसके कमरे में छुप जाना। और अंजलि के पास अचानक एक दिन फोन आता है रात को देवीलाल का और देवीलाल उसको मिलने के लिए बुलाता है और जैसे ही अंजलि वहाँ पहुँचती है तो वो उसे कोल्ड ड्रिंक की फरमाइश करती है। वो कहती है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो देवीलाल जैसे ही कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए बाहर जाता है तभी वो अंजलि जो थी वो साजिद के पास फ़ोन करती है, शेरू के पास, और उसको कहती है कि तुम आ जाइए। और देवीलाल इस टाइम कोल्ड ड्रिंक लाने गया है और उसको कमरे में छुपा लेती है। जैसे ही आकर के कमरे में छुप जाता है थोड़ी देर में देवीलाल भी कोल्ड ड्रिंक लेके अपने कमरे में वापस आ जाता है। जैसे ही देवीलाल कमरे में पहुंचता है तो अंजलि 2 पैक बना के रखती है और उसमें कोल्ड ड्रिंक मिला करके देवीलाल को पिलाने लगती है। इधर देवीलाल भी ये चाहता था कि अंजलि भी उसके साथ शराब पिए, लेकिन अंजलि बहुत थोड़ी शराब पीती है और देवीलाल को शराब पिला पिला के मदहोश कर देती है। और जब देवीलाल फुल नशे में हो जाता है तो वो अपने प्रेमी को इशारा करती है और साजिद वहाँ आ जाता है लोहे की राड लेके और आते ही लोहे की राड से उसके सर पे जोरदार वार करता है। जब जोरदार वार से देवीलाल बेड पे गिर जाता है, चरपाई पे गिर जाता है, तो वो लोग उसके अंडर में रखे 60,000 रुपये करीब और उसकी अलमारी में कुछ मोबाइल वगैरह और उसका मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ और भी चीज़ें उसकी सारी चुरा लेते हैं और चुरा करके वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अंजलि का दिमाग में ये बात आती है कहीं देवीलाल बच जाए और बचने के बाद उनकी सारी करतूत पुलिस को बता दे। इस वजह से वो जावेद से कहती है कि आप इसके हाथ की नसें काट दीजिए जिससे इसकी बचने की संभावना न रहे। तो उसका प्रेमी होता है शेरू, तो वो जाकर के पेपर कटर की मदद से उसके हाथों की नसें काट देती है और जिससे उसका सारा खून बह जाता है और उसकी कंफर्म मृत्यु हो जाती है कि भाई
अब वो बचने के कोई चांस नहीं है। अब पुलिस की उनको गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद सारा सच पुलिस के सामने आ जाता है। तो पुलिस की निशानदेही पे पुलिस उसके जो प्रेमी होता है साजिद शेरू, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस इस मामले की न्यायालय में चार्जशीट पेश करती है और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। जिस बच्चे के लिए, जिसकी परवरिश के लिए अंजलि ये सब कुछ कर रही थी, अब वो बच्चा बिल्कुल अकेला रह गया था। उसकी माँ की करतूतों की वजह से अब उसको एक अनाथ आश्रम में पढ़ना पड़ रहा था और अपने माँ के किए हुए कर्मों की सजा उस बच्चे को भी काटनी पड़ती है। यही थी आज की कहानी। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।